अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है उमर फ़ारूक और मेरा टॉपिक है यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन जो होती है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद राइबोसोम्स पर होती है। राइबोसोम्स यहाँ पर दो सब यूनिट्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। एक होता है 40S और दूसरी होती है 60S। और ये प्रोसेस तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन। इनिशिएशन के अंदर 9 फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं प्रोसेस को कंप्लीट होने में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो इसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। कि 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आइए आपको दिखाते हैं। 43 इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो होता है इसे मुश्तमिल होता है टीआरएनए और 40S राइबोसोम के ऊपर, और जिसके टीआरएनए के ऊपर मीथियोनिन भी लगा होता है जो कि इसको स्टार्ट करने में हेल्प आउट करता है। अब ये 40S और प्लस टीआरएनए प्लस मीथियोनिन, इसको हम कहते हैं 43 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। आगे सेकंड स्टेप जो है वो है 48S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। वो ये है, यानी जब टीआरएनए और 40S मिथियोनिन मैसेंजर आरएनए के ऊपर आके लग जाता है तो इसको हम बोलते हैं 48 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। और ये है हमारा स्टार्ट कोडॉन। ये जो असेंबली है ये मौजूद है कोजेक सीक्वेंस के ऊपर, जहाँ पर ये सब कुछ लगा हुआ है, और ये असेंबली अब सर्च करेगी स्टार्टिंग कोडॉन को। जब स्टार्टिंग कोडॉन मिल जाएगा तो फिर यहाँ पर हमारे पास आके 60S इसके ऊपर अटैच हो जाएगा राइबोसोम के ऊपर, और कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। अभी अगर हम ऊपर वाली स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो ये 5 प्राइम है और इसकी कैपिंग के ऊपर आके EIF4 ई फैक्टर जो है वो लग जाएगा और इसको कैप कर देगा ये 5 प्राइम के ऊपर। और EIF4G जो है वो पोली अटेल, यानी ये लास्ट जो है यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। अब दरमियान में अगर हम बात कर रहे थे 40S प्लस 60S की, तो ये देखिए यहाँ पर ये असेंबली बन जाएगी कि जैसे ही ये कोडॉन था हमारे पास उसके ऊपर 40S आकर लगा और साथ में 60S लगा। यहाँ पर TRN था जिसके ऊपर मीथियोनिन लगा हुआ था, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। इसको हम बोलते हैं E साइट, ये P साइट है और ये है A साइट। अभी जब मीथियोनिन लगा हुआ है तो हमारे पास एक फैक्टर रिलीज होता है जो कि इसमें से जो कि 60S को प्रमोट करता है 40S के साथ बाइंड होने के, और साथ के साथ जहां पर जो पहले फैक्टर्स यूज हुए थे 6 to 7 फैक्टर 8 फैक्टर्स यहाँ पर यूज हुए थे इस कोजेक सीक्वेंस से इधर तक आने के, इसके अंदर सर्चिंग के दौरान जैसा कि मैंने पहले बताया 9 इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं, तो ये 9th फैक्टर जो होता है वो उन सब को पीछे वालों के जो पहले यूज हुए उनको रिलीज करवा देता है और आखिर में हमारे पास ये चीजें बच जाती हैं। और यहाँ पर आके जो अमीनो एसिड लगा होता है वो इस कोडोन के साथ अटैच हो जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाती है और ये फर्स्ट ब्लॉक बन जाता है प्रोटीन का। अभी ये जो 60S और 40S की असेंबली है, ये इलोंगेशन प्रोसेस के अंदर अगर हम दाखिल हो रहे हैं तो ये सारी असेंबली जैसे ये देखिए नीचे वाले फिगर के अंदर ये आगे की तरफ मूव हो जाएगी। ये पहला ब्लॉक बन जाएगा प्रोटीन का, जैसे हमने बोला कि अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक जो अमीनो एसिड है वो आकर लगा TRNA की मदद से यहाँ पर कोडोन के साथ, और ये जो असेंबली थी ये A साइड की तरफ मुंतकिल हो गई जो कि अब E साइड बन गई है, और यहाँ पर P साइड के ऊपर यानी जो सेंट्रल पार्ट है कोडोन के बिल्कुल ऊपर, वहां पर TRNA अटैच होगा जिसके साथ नेक्स्ट कोई अमीनो एसिड लगा होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अमीनो एसाइल, इसको AA2 लिखते हैं। और इसी तरह फर्दर ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि कोई स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। ये प्रोसेस इसी तरह आगे TRNA
लगते जाएंगे आगे मुख्तलिफ इस तरह अगर कोडोन लगे होंगे तो ये प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और ये ए साइड जो है ये भी आगे की तरफ मूव करती जाएगी और हमेशा जो है ये असेंबली ए साइड की तरफ मूव करेगी और यहाँ पर आकर कोई नया टीआरएनए जो है वो अटैक करेगा और ये असेंबली फिर इसी तरह आगे की तरफ मूव होती चली जाएगी। मैं वर्चुअल में बना देता हूँ तो फिर ये उस असेंबली का पी साइड बन जाएगा, ये ई बन जाएगा ए साइड जो है और यहाँ पर फिर नई ए साइड जो है वो अमल में आएगी और इसी तरह फिर आगे की तरफ ये अप टू सो ऑन जब तक कंप्लीट जो स्टॉप कोडोन है वो नहीं आ जाता तब तक ये जो है फंक्शन वो जारी रहेगा। इधर हमने अभी बात करी कि एक असेंबली जो है वो आगे किस तरह मूव करेगी, तो इसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और इसी तरह पेप्टाइड फॉर्मेशन है कि जब एक असेंबली आगे की तरफ मूव करती है तो पीछे वाला ब्लॉक जो हमने बनाया और आगे वाला उनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा हमने अमाइनो एसिड और टीआरएनए का ये पढ़ लिया है। अच्छा, ट्रांसलोकेशन के अंदर ये मैसेंजर आरएनए है 3' एंड की तरफ मूव करेगा। ये बताना ज़रूरी है कि 5' to 3' ये काम हो सारा ट्रांसलेशन होती है और ट्रांसलोकेशन भी इसी सिमत में। और इस दौरान जो EF2 जो होता है फैक्टर वो यूज़ होता है। ऑन द लास्ट वी हैव द फाइनल स्टेप दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनेशन और द रिमूवल। टर्मिनेशन तब होती है जब स्टॉप कोडोन आ जाता है और स्टॉप कोडोन को पढ़ने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक फैक्टर है ERF1 जो रिकॉग्नाइज करता है तीनों स्टॉप कोडोन को। तीन तरह के हैं, एक UGA है, एक UAA एंड UGA है। इन सब को ये रीड आउट करता है, रिकॉग्नाइज करता है। और ERF3 यानी यूकैरियोटिक रिमूवल फैक्टर 3 जो है ये स्टिमुलेट करता है टर्मिनेशन को और रिलीज़ करवाता है फैक्टर्स जो जितने भी सारे RNA वगैरह लगे हुए हैं उनको उससे जुदा करवाता है और हमारे पास हमें राइबोसोम और प्रोटीन मिल जाता है। टर्मिनेशन होता है ERF1 की रिकॉग्निशन और ERF3 की स्टिमुलेशन के बाद।